माँ मैं कलेक्टर बन गया भाग 1 में हम जानेंगे श्रीमान राजेश पाटिल के गांव की दयनीय स्थिति के बारे में। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित अन्य पुस्तकें भी सुन सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपको विभिन्न प्रकार की रोचक व प्रेरणादायी किताबें पढ़कर सुनाते हैं। इस बार हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल अनोखी किताब जिसका शीर्षक है माँ मैं कलेक्टर बन गया। इसमें आप जानेंगे कि कैसे एक गरीब घर में पैदा हुआ बालक विभिन्न बुरी आदतों व गरीबी से जूझकर कलेक्टर बनता है। कलेक्टर राजेश पाटिल। यह किताब श्रीमान राजेश पाटिल के जीवन की सच्ची कहानी है जो उनके द्वारा ही लिखी गई है। यह किताब सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वीडियो देखने के बाद आप इसे अन्य सभी लोगों को शेयर अवश्य करें। संभव है किसी का जीवन इस किताब द्वारा बदल जाए। शुरू करते हैं माँ मैं कलेक्टर बन गया का भाग 1 जिसका शीर्षक है गांव प्रशासन। तो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक तहसील है एरंडोल। एरंडोल से बस में बैठकर जाइए। उबड़ खाबड़ सड़क पर चल रही बस में धचके खाते हुए, सड़क को गालियां देते हुए करीब आधे घंटे में आप मेरे गांव ताडे पहुंच जाएंगे जो पद्मालय पहाड़ी के तले बसा है। बड़े बड़े वृक्षों की ओट में इस कदर छिपा है मेरा गांव कि उसके नजदीक पहुंचने पर भी आभास नहीं होता कि यहाँ कोई गांव बसता है। आराम करते हुए किसी सुस्त अजगर की तरह शांतिमय प्रतीत होता है मेरा गांव। कभी कभार आपसी छोटा सा लड़ाई झगड़ा, हाथापाई का शोर सुनाई दे जाता है, परंतु वह भी थोड़ी देर के लिए, फिर वही नीरवता। यदि दोपहर में आप हमारे गांव में एक चक्कर लगाएं तो पाएंगे दो चार ऊँघते कुत्ते, बड़े वृक्ष की छांव में बैठे बतियाते कुछ बूढ़े लोग, दो तीन महिलाएं, बाकी चारों ओर मात्र सन्नाटा। भरी दोपहरी में यदि बाहर से कोई मेहमान अथवा सरकारी मुलाजिम आ जाता है तब उसे शाम तक सिर्फ एक ही काम होता है, लगातार तंबाकू भरा पान चबाते हुए टाइम पास करो। भले ही गांव छोटा है परंतु फैला हुआ है। पूरब की सीमा से गांव के दूसरे सिरे तक फैली है गडरियों की बस्ती। दक्षिण में है हनुमान जी का पार और पार के निकट है पंचायत, दूध की डेयरी और हरिजनों की बस्ती। उत्तर में है भीलों का बाड़ा और बाड़े के पीछे है स्कूल। गांव की तमाम गलियां कतारों में हैं, जिनमें बने हैं छोटे छोटे खूबसूरत घर। गांव की सुडौलता में एकाध बेडोल घर भी झलक जाता है। गांव के दक्षिण तथा पश्चिम में खाली जगह है जिसमें खलियान है और दंवरी भी, कहीं कहीं घुरे भी है। पुराने जमाने में जहां अधिकतर खलिहान होते थे उस जगह पर अब कुछ लोगों ने पैतृक संपत्ति के नाम पर अपना अधिकार जमा लिया है। गांव के उत्तर तथा दक्षिण भाग में प्राकृतिक रूप से ढलान होने की वजह से बारिश का पानी तथा गटरों में बहता हुआ पानी बिना किसी अवरोध के पंचायत इमारत के पीछे बने गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है। पंचायत के सामने खुला मैदान है जहां कभी मदारी, बाजीगर, सपेरे आदि अपना खेल तमाशा दिखाते हैं। कभी कभी वहां संकीर्तन भी होता है। इसी जगह पर कभी कभी किसी लुहार अथवा मदारी का डेरा भी होता है। बाहर से आए मेहमानों को गांव का रूप लुभावना लगता है। मेहमान का पहला स्वागत करता हुआ विशाल पार, पार पर बना सुंदर मंदिर और मंदिर में स्थापित आकर्षक मूर्तियां मेरे गांव की शान है। गांव में हरिजनों के सिर्फ 4 परिवार बसते हैं। वे सभी आपस में रिश्तेदार हैं। इनाम में मिली जमीन के अलावा वे टोकरियां बुनते हैं, बाजा बजाते हैं और बकरियों मुर्गियों को पालते हैं जो इनके जीवन यापन के साधन है। उनमें से एक परिवार के कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं और गांव से दूर कहीं नौकरी भी करते हैं। वे जब कभी कभार सूट बूट पहनकर गांव में आते हैं उनके नातेदारों के सीने शान से फूल जाते हैं। गांव के लोगों के मन में इन लोगों के प्रति भेदभाव की भावना नहीं है, फिर भी उनसे कोई खास लगाव भी नहीं है। वैसे तो भीलवाड़ा गांव से सटा हुआ है, फिर भी अलग थलग ही है। भीलों के घर यानी एक छत वाला एक कमरा, अत्यधिक गरीबी, फिर भी जीने का ढंग अलमस्त ही। वे सिर्फ प्रत्येक दिन को जीने का तरीका जानते हैं। उन्हें आने वाले कल की कोई भी फिक्र नहीं होती। मजदूरी करना, खेत की रखवाली करना और देसी शराब बनाने बेचने का काम करना ही उनकी आजीविका का साधन है। सप्ताह के 6 दिन मेहनत करते हैं और इतवार के दिन जोड़ी से सिनेमा देखना, गोश्त मछली मटन खाना और मौज मस्ती करना उनका रिवाज है। उस दिन भील अपने मालिक का नौकर कदापि नहीं रहता। उनमें से कई लोगों की आजीविका कैसे चलती है, मेरे लिए तो यह एक पहेली ही रही है। भीलों में विवाह भी बड़े आनंदोत्सव में होते हैं।
नाचना गाना, खूब दारू पीना और मौज मस्ती करना विवाह समारोह में अनिवार्य सा है। सशक्त हट्टे कट्टे होते हुए भी भील लोग अनपढ़ गंवार होते हैं। कोई एकाध जरा सा पढ़ना लिखना जानता भी होगा, तब भी नौकरी पेशे से यह समाज कोसों दूर है। इन सब के बावजूद सारा भील समाज अत्यधिक स्वाभिमानी भी है। परंतु मेरे परिसर का गडरिया समाज सर्वथा भिन्न है। खेती और पशुपालन उनका मुख्य पेशा है। भले ही यह समाज पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु वह बढ़िया किसान है, उत्तम व्यवसायिक भी है। खूब मेहनती होने की वजह से आर्थिक तौर पर सबल है। व्यसनहीन, मेहनती और फिजूल खर्ची न होने की वजह से बहुत कम समय में यह समाज उन्नति करता दिखाई देता है। उनके इन गुणों को कौतूहल, उपहास और कभी कभी ईर्ष्या की नजर से देखा जाता है। गांव में नाइयों के 4 परिवार हैं और ब्राह्मणों का एक मात्र परिवार है। सभी जातियों के बीच बंधु भाव है, आपसी हंसी मजाक भी चलता है। परंतु चुनाव अथवा कोई आपसी विवाद उत्पन्न हो जाने पर प्रत्येक जाति अपना आपसी बैर त्याग कर एकजुट हो जाती है और सामने वाले को मजा चखा देती है। गांव की स्त्रियां पुरुषों से कहीं अधिक मेहनती हैं। घर के कामकाज को अच्छी तरह से संभालते हुए वे अपने पति के व्यवसाय में भी, अर्थात खेती में भी मदद करना अपना धर्म समझती हैं। कुछ संपन्न परिवारों की महिलाओं के अलावा और सभी परिवारों की स्त्रियां खेत में काम करती दिखाई देती हैं। वैसे कीर्तन, विवाह और धार्मिक समारोह में वे एकत्रित अवश्य होती हैं, परंतु खेतों खलिहानों में उनका एकत्रित होना आम बात है। जिन घरों में पुरुष जन निठल्ले हैं, वहां परिवार की समस्त जिम्मेदारियों का वहन घर की स्त्रियां ही करती हैं। ऐसी हालत में कई माताएं अपने छोटे बड़े बच्चों सहित खेत पर मेहनत करती दिखाई देती हैं। कुछ घर तो ऐसे भी हैं जहां परिवार घर की स्त्री के पुरुषार्थ पर चलता है। अधिकतर परिवारों में घर का प्रबंध महिलाओं के अधीन चलता है। कुछ परिवारों में सास द्वारा अथवा शराबी पति के द्वारा महिलाएं पीड़ित होती दिखाई देती हैं। गांव में हरिजन बस्ती, भीलवाड़ा और गडरियों की बस्ती को छोड़कर अन्य मात्र 4 परिवारों के आपसी रिश्तेदार बसते हैं। प्रत्येक परिवार अपने आप को ब्रह्मदेव के खानदान का सदस्य समझता है। इसी भावना के फलस्वरूप गांव के किसी परिवार में, अपने ही समाज में अब तक कोई आपसी विवाह नहीं हो पाया है। हमारे खानदान से वह निचले खानदान का है। इसी दृढ़ भावना के तहत प्रत्येक परिवार सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठतम समझता है। वैसे तो सारे परिवार उद्यमी हैं, फिर भी गांव में समृद्धि नहीं है। सीमेंट से बने 2-4 पक्के घरों में बसने वाले परिवारों के अलावा करीब करीब सभी लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। यूं तो कहने को गांव में 2-4 ट्रैक्टर हैं, मोटरसाइकिलों के साथ साथ कुछ हद तक टीवी भी हैं, परंतु फिर भी गांव की पंचायत, पाठशाला, पार और अधिकांश छप्पर जो के त्यों बने हुए हैं एक लंबे समय से। सकारात्मक बात यह भी है कि गांव में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेरा गांव अच्छा लगता है। नए मास्टर जी, बक्से वाले डॉक्टर साहब, वायरमैन, पटवारी, ग्राम सेवक आदि सभी की इस गांव में अच्छी कमाई हो जाती है। इन दिनों मेरे गांव में सरकारी धंधों में अच्छी बरकत हो रही है। बाहर के लोगों पर असीम विश्वास रखने वाले मेरे ग्रामवासी इन लोगों की जेबें पूरी तरह से भरकर ही इन्हें रवाना करते हैं। एक मास्टर जी तो रिटायर होने के बाद भी अगले 4-5 वर्षों तक गांव में ही चिपके रहे थे। मेरे गांव वासियों की एक खासियत यह भी है कि उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है कि अपनी परिस्थिति तो बदलने से रही, यहाँ कुछ भी नया घटित होगा ही नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास भी उनके मन में है। अतः यह कहते हुए कि जाने दो भैया, हमें क्या लेना देना, वे सभी बातों की ओर आनाकानी करते हुए समझदारी से जीवन जीते आए हैं। यह मैंने अपने बचपन से देखा है। इस सब के बावजूद वे समय समय पर होने वाले कीर्तन आदि समारोह में शामिल अवश्य होते हैं। सिर पर कर्ज का बोझ होते हुए भी वे अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। इसका एक अच्छा असर यह भी हुआ कि रिश्वत देकर ही सही, आज गांव के 8-10 युवक मिलिट्री में जवान हैं। कुछ युवक नौकरी चाकरी में भी लग गए हैं। मेरा गांव ताड़े आसपास के अन्य गांव खेड़ों में अपनी अलग शान स्थापित किए हुए है। वह सरस है। बांध की वजह से विस्थापित हुए लोगों की खूबसूरत बस्ती, मंदिर के सुंदर विशाल पार्क के साथ साथ लोगों के मन में ताड़े वासियों के प्रति एक खास भावना यह भी कि वे किसी के न लेने में न देने में, यही बातें गांव की विशेषता है। गांव के लोगों की अपनी खेती बाड़ी है, छोटे पैमाने पर ही सही, सिर्फ भीलों के अलावा। किसान अच्छा बीज पाने के लिए सभी शर्तों से समझौता कर लेता है। दुख की बात तो यह है कि इस फरेब से वह सर्वथा अनभिज्ञ होता है। इस सारी भागदौड़ के बाद कपास की फसल बारिश की मर्जी पर भी निर्भर करती है। बारिश भी धोखा दे जाती है। समय से पानी न बरसा तो कपास के सारे फूल झड़ जाते हैं। जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था है उनकी फसल बच जाती है
और बाकी सभी असहाय होकर हाथ मलते रह जाते हैं और फिर अपने भाग्य को कोसते हैं। यदि कोई बीज वाकई अच्छी फसल देने वाला समझ में आता है, तब सभी किसान उसी को खरीदना चाहते हैं। यह बात स्वाभाविक भी है, परंतु बाजार एवं कृषि केंद्रों से वह बीज ही गायब हो जाता है। अधिक दाम देने पर वह उपलब्ध भी हो जाता है। बीज की बिक्री का कारोबार संपूर्णतया निजी क्षेत्रों के अधीन होने की वजह से किसान अपने बीज बीज कंपनियों को सौंप देते हैं। कई बार इन कंपनियों की कार्य पद्धति आशंकाएं पैदा करती हैं। दशहरे के बाद किसान के आंगन में कपास की फसल आने लगती है। उसी समय से दलालों की टोलियां प्रत्येक गांव में गिद्धों की तरह मंडराने लगती हैं। सच तो यह है कि अब तक किसी भी किसान को कपास का बाजार भाव पता नहीं रहता। व्यापारी जो भाव बताएंगे उसी पर वे विश्वास कर लेते हैं। फसल कटकर आंगन में आने से पहले ही कृषि केंद्र के लोग साहूकार आदि किसानों पर दबाव डालना आरंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में घर बैठे जो रकम अथवा भाव मिल जाए उसी में फसल बिक जाती है। व्यापारी इतने चतुर होते हैं कि किसानों के 15 दिन बाद के भुगतान की बोली पर माल खरीद लेते हैं और फिर उसे अन्य प्रांतों में जाकर बेचते हैं और बाद में किसान का भुगतान करते हैं। कई धूर्त व्यापारी ऐसे भी निकल आते हैं जो माल को ले जाते हैं परंतु वायदे के अनुसार रुपयों का भुगतान नहीं करते। कुछ तो माल लेकर ही भाग जाते हैं। अधिकतर व्यापारी लोग कृत्रिम तौर पर भाव को कंट्रोल करते हैं। प्रतिवर्ष कपास पणन संघ कपास खरीदता है, परंतु पणन महासंघ का कारोबार बड़े ही विचित्र ढंग से चलता है। यानी कपास की बुआई से पहले अग्रिम भाव घोषित नहीं किया जाता। जब फसल कटने लगती है उस दौरान भाव घोषित होता है। कई बार व्यापारी किसानों से घोषित भाव से कम दामों का आग्रह करते हैं। महासंघ का मुख्य केंद्र तो किसान के लिए किसी कोल्हू से कम नहीं। बेचारे को निचोड़ लिया जाता है। यानी अपनी फसल बैलगाड़ियों में ढोकर केंद्र तक पहुंचो। केंद्र पर कितने दिनों तक रुकना पड़ेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। बोझी का किराया, तोली के पैसे, कपास की श्रेणी फिट कराने की घूस और भी खर्चे, और फिर अंत में चेक हाथों में आने के लिए लगने वाला पैसा। इतनी जिल्लतों से बचने के लिए घर आए व्यापारी को माल बेचना किसान की दृष्टि से कुछ आसान काम लगता है और इस तरह हर साल किसान की फसल कम दामों में ही बिकती है। कपास के इस बेभरोसे के कारोबार में कई बार किसान कर्ज के तले दब जाता है, परंतु पैसे की लालसा में कपास का पीछा नहीं छोड़ता है। इस समस्या का समाधान भी कपासी की बढ़िया फसल में निहित है। खेती की पद्धति में आ रहे बदलावों की वजह से कुछ सुधार अवश्य हुआ है, परंतु फिर भी अनिश्चितता का खेल चलता ही रहता है। मेरे बचपन में गांव के नजदीक चीनी का एक कारखाना था। वह सहकारिता के सिद्धांत पर चलता था। इसी वजह से चारों ओर खुशहाली थी, बरकत थी। पैसा अच्छा मिलता था, इसलिए किसान भी खूब गन्ना उगाते थे। गांव के बहुत सारे लोगों को कारखाने में रोजगार भी मिल गया था। धीरे धीरे कारखाने की अवनति होने लगी। इसका मुख्य कारण था जरूरत से ज्यादा कामगारों की भर्ती, भ्रष्टाचार, प्रशासकीय अनुशासनहीनता, घपले आदि। 10 वर्षों बाद चीनी मिल की नीलामी हो गई। कारखाना बंद हो जाने की वजह से कई गृहस्थियां उजड़ गई। सारे परिसर में उदासी छा गई। वीरान हो गया सारा परिसर। 100% पैसा देने वाली गन्ने की फसल दुर्लभ हो गई, परंतु नेतागण ने जमकर मलाई खाई। अपने स्वार्थ के चलते प्रतिस्पर्धा को नीचा दिखाने की इनकी आपसी होड़ में इन कृषि सम्राटों ने गरीब किसानों के चेहरों की हंसी छीन ली। मेरे गांव में नाना लुटेरे से लेकर अरुण गडरिये तक सभी लोगों का खेती करने का एक ही तरीका है। वे सभी 15 मई से आकाश की ओर आंखें गड़ाए रहते हैं। अच्छी बारिश के लिए 100 मन्नतें मांगते हैं। बीज खरीदने के लिए गांठ में पैसा न होने की वजह से गांव का दुकानदार उधारी पर जो बीज दे देता है वे उसी को बो देते हैं। बरसों से यही होता आ रहा है। कभी कभार किसी से सलाह भी लेते हैं और सलाहकार जिस बीज की तारीफ कर दे, सारे जरूरतमंद किसान उसी बीज पर टूट पड़ते हैं। कुछ लोग दूसरे प्रकार के बीजों का भी उपयोग कर लेते हैं। उचित सलाह की आस में कृषि केंद्र का बड़ा भैया उनकी मदद के लिए तत्पर रहता है। उनका यह बड़ा भैया पढ़ाई लिखाई में औसत से कम दर्जे का होता है, फिर भी उसे बुआई के समय बड़ा मान दिया जाता है, क्योंकि वह उधारी पर माल देता है। इसलिए उस समय उसका मार्गदर्शन भी मौलिक माना जाता है। मैंने अपने बचपन में हर साल गांव के 1-2 लोग ऐसे भी मजबूर देखे हैं जो अपनी जमीन ग्राम पंचायत के नौकर को अथवा किसी मास्टर जी को या फिर किसी बागबान को उनके नाम हमेशा के लिए लिख देते हैं। उस कच्ची उम्र में मैंने उनके परिवार को आक्रोशित देखा है, रोते हुए सुना है। मेरी आंखें यह सब देखकर छलक जाती थी। अपनी फटी कमीज की बाह से चुपचाप आंखें पोंछता हुआ, मुठ्ठियां भींचकर
मैं दुखी मन से घर की ओर रवाना हो जाता था। मेरे गांव के तमाम अल्पभूधारक किसान एक दुष्ट चक्र वाली चक्की में पिस रहे हैं। गरीबी की वजह से खेती में लगने वाला आवश्यक सामान वे खरीद नहीं पाते। तब बीज, खाद, दवाइयां आदि जुटाने के लिए उधारी का विकल्प बचता है। उधारी का बोझ और कड़ी मेहनत के आश्रय खेती जब लहलहाने लगती है, तब ऊंचे भाव का विचार उसे पुलकित कर देता है। बड़ी खुशी से वह अपनी फसल बेचने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन फसल के भाव गिरे हुए होते हैं और कर्ज तले दबा किसान बड़े दुख के साथ उसे कम दामों में बेचने पर मजबूर हो जाता है। अपने बेटे बेटियों के विवाह में, समय समय पर आने वाली बीमारियों में, घर के बड़े बुजुर्गों की तेरहवीं आदि में और खेती के काम में उसका खर्च इतना अधिक हो गया होता है कि कर्ज से मुक्ति मिलना नामुमकिन हो जाता है। यानी आवक कम और खर्चा अधिक। इस गहन समस्या से उबरने के लिए फिर रिहायशी मकान अथवा छोटी सी खेती को गिरवी रखने पर किसान मजबूर हो जाता है। समय के चलते फिर मन में अच्छे भविष्य की उमंग जागती है। फिर वह खेती के काम में कड़ी मेहनत से जुट जाता है और फिर उसी दुष्ट चक्र में फंस जाता है। इन सब की जड़ में होता है साहूकार, जो चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा उधार देता है। 3-4 वर्षों में मूलधन के बराबर का ब्याज हो जाता है। तब अगले 3 वर्षों के लिए साहूकार खेत अपने नाम पर इस करार पर लिखवा लेता है कि किसान समय से सूद सहित सारा रुपया वापस कर देगा। यह कर्ज किसान के बूते से बाहर हो जाता है और उसकी मजबूरी का फायदा साहूकार के साथ अन्य मक्कारों को भी होता है। अन्य सभी के ध्यान में यह बात आती भी है, परंतु वे बेचारे भी साहूकार के दबाव के तले जीते हैं, अतः चुप्पी साध लेते हैं। आज भी जब मुझे हरिविल, पुंडलीक दामू तथा युवराज हरि की दुर्दशा का स्मरण हो आता है, मेरा मन गहरी पीड़ा से भर जाता है। मेरे विचार से गरीब किसान का कर्ज कैंसर की बीमारी जैसा है, जिसके चंगुल से निकलना, बच पाना सर्वथा कठिन है। इसका एक किस्सा मुझे बेचैन कर जाता है। तब मैं बहुत छोटा था, जब मेरे गांव के एक युवक रामराव का विवाह हुआ था। अपनी पत्नी के साथ वह अलग मकान में रहने लगा। बचपन में ही उसने अपने पिता को खो दिया था। एक मात्र भाई था, उसकी अपनी गृहस्थी थी। भाइयों के बीच 5 एकड़ जमीन का बंटवारा हो गया। रामराव को अकेले खेती करने की आदत थी नहीं। खेती से होने वाली आय और खर्च में कोई तालमेल बैठ न पाता था। अंत में उसने साहूकार से कुछ रुपया उधार ले लिया। धीरे धीरे ब्याज बढ़ता गया। खेतों में वह निरंतर मेहनत करता रहा, परंतु उस मेहनत का अपेक्षित फल पानी के अभाव में उसे मिल न पाया। समय के चलते माँ का देहांत हो गया। गांव खेड़ों के रीति रिवाज के अनुसार 13वीं में खर्च कुछ अधिक हो गया। बड़ी विपदा में घिरा रामराव धीरे धीरे सूख कर कांटा हो गया। साहूकार का तकाजा शुरू हो गया। न उसे रिश्तेदारों से मदद मिली और न ही बैंक से कर्ज। अंत में हार कर उसने अपनी जमीन साहूकार के पास गिरवी रख दी, जो वह कभी छुड़ा न पाया। उत्साह से गाने बजाने वाला, हंसोड़ स्वभाव वाला, उम्मीदों का फव्वारा रामराव अंत में दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज की अनोखी तेजी घटती गई, आंखें बुझने लगीं और वह निराशा से घिर गया। असमय ही प्रौढ़ हो गया। ऐसे कितने ही रामराव कर्ज की चपेट में बर्बाद हो जाते हैं मेरे गांव में। किसान को सर्वाधिक दुख इस बात का होता है कि अपनी पैतृक भूमि को वह बचा न पाया। उसकी आंतरिक व्यथा एवं मजबूरी उसकी आंखों में झलकती रहती है। उदास खिन्न भाव से जीने वाले इन गरीबों के मन में जो अंधड़ घूमता रहता है, उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। किसान का खेत ही उसका सब कुछ है। सांस भी वही, सपना भी वही और जीवन भी वही। अपने इस विरासत को बेचते समय वह अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसके सारे सुख दुख इससे जुड़े होते हैं। मेरा भी अपने खेत से इतना ही लगाव रहा है बचपन से। बारिश के मौसम में सारे खेत लहलहाते हैं। प्रत्येक खेत में अलग अलग प्रकार की फसल डोलती दिखाई देती है। इनके बीच से दौड़ने में अनोखा आनंद आता है। कटाई से पहले की फसल की अवस्था मुझे बहुत पसंद आती है। खेत किसी दुल्हन की तरह प्रतीत होता है। मैं घर से निकलकर पगडंडी से होता हुआ कीचड़ में चलता हुआ जब खड़ी फसल को हल्के से दुलारता आगे बढ़ता, वह आनंद मेरे लिए परमानंद से कम न होता था। सर्दी के मौसम में खेतों में काम की बड़ी हड़बड़ी मची रहती है। एक फसल कट चुकी होती है और दूसरी फसल की बुआई की तैयारी चल रही होती है। ऐसे में खेतों को पानी देने के काम में बड़ा मजा आता है। गेहूं, प्याज, सब्जी भाजी के पौधों को कुएं पर लगी मोटर से पानी देने का आनंद बड़ा अनोखा होता है। मैं इस काम में खूब व्यस्त हो जाता था। दोपहर के भोजन में ज्वार की रोटी, हरी मिर्च की चटनी जिसमें प्याज लहसुन पिसा होता है, खाने में जो स्वाद है उसके क्या कहने। अहो भाग्य! खेत में इस तरह से बिताया समय बड़ी खुशी बांट जाता है। ग्रीष्म ऋतु में फसल नहीं के बराबर। दोपहर में कड़ी धूप, परंतु संध्या समय में बहती ठंडी बयार। सारा वातावरण शाम को बड़ा रमणीय लगता।
अपने घरोंदों को लौटते कलरव करते पक्षियों के झुंड, स्त्रियों को अंधेरे से पहले घर पहुंचने की आस ही उन्हें तेजी से कदम उठाने को प्रेरित करती है। एक और गाय बैलों का अपने मालिकों के साथ गोधूली में घर लौटना वातावरण को प्रसन्न करती हुई उनके गले में बंधी घंटियों की मधुर गूंज। आज भी जब मैं अपने गांव लौटता हूं, शाम को मेरे कदम अपने आप खेत की राह पर निकल पड़ते हैं। मैं फिर से पुराने अनुभवों के आनंद की आस में आगे बढ़ जाता हूं। मेरे गांव की एक और खासियत यह भी है कि यहाँ बसने वाला प्रत्येक ऐरा गैरा नत्थु खैरा अपने आप को बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता है। उसे बड़प्पन का शौक है। अब चुनाव चाहे ग्राम पंचायत का हो, ठेंगा सोसाइटी का हो अथवा दूध की डेयरी का, प्रत्येक को लगता है कि वही एक सही उम्मीदवार है। अब सारा हिसाब किताब शुरू हो जाता है। पिछली बार जिस परिवार का सदस्य चुना गया होगा, इस बार उसे चुनाव की उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। काला अक्षर भैंस बराबर की बिरादरी के बापू, तात्या, जीबू जैसे लोगों को इसमें आना होता है। तब आपसी रिश्तेदारों में से एक का नाम मुकर्रर किया जाता है। इस प्रकार की नीति अपनाने की वजह से मुझे तो विश्वास हो गया है कि इन जगहों पर कोई लायक उम्मीदवार कभी चुना ही नहीं जाएगा। यहाँ का कायदा और मान्यता यही है कि चुना गया उम्मीदवार मलाई खाएगा, जो उसका हक बनता है। जुआ खेलना, सट्टा लगाना भी एक व्यवसाय ही माना जाता है मेरे गांव में। बचपन में सट्टे का मतलब मेरी समझ में कभी आया ही नहीं। उन दिनों हमारे गांव से कई छात्र प्रतिदिन एरंडोल के स्कूल में बस से पढ़ने जाया करते थे। मैं भी जाया करता था। हमारी बस में प्रतिदिन कई बड़े लोग भी बैठकर एरंडोल जाया करते थे और हमारे साथ ही लौटा भी करते। वे वहां किस काम से जाते थे मुझे लंबे अरसे तक समझ में नहीं आया, परंतु अंत में मुझे उनका राज मालूम हो ही गया। कई मुद्दों पर मेरे गांव की तारीफ करनी ही पड़ेगी। शिक्षा, परिवार नियोजन तथा जल आपूर्ति के व्यवस्थापन में मेरा गांव अग्रणी है। पिछले 30 वर्षों से गांव की जनसंख्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। दुर्भाग्य की बात यह भी कि मेरे गांव में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को कोई महत्व नहीं दिया जाता। अब गांव में हाई स्कूल खुल जाने की वजह से जरा सा बदलाव अवश्य आया है। अपने छोटे भाई बहनों को संभालना, खेती के काम में मदद करना आदि से यदि फुर्सत मिल जाए तो पढ़ाई भी कर लो। माता पिता इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि लड़की 10वीं फेल हो जाए तो बेहतर। समझो जैसे तैसे 10वीं पास कर ली, तब आगे की पढ़ाई में 100 अड़ंगे लग जाते हैं। मेरे गांव में लड़की उम्र के 18वें वर्ष से पहले ब्याह दी जाती है। बेटी पराया धन है, इसलिए उसे पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, यही मानसिकता प्रबल है। इसी मानसिकता को लड़कियों ने भी सहजता से स्वीकार कर लिया है। किसी परिवार में यदि एकाध लड़की बेटे से अधिक बुद्धिमान है, तब भी उसे पढ़ाया नहीं जाता। परंतु यह मानसिकता अब धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। लड़कियों को हाई स्कूल भेजा जा रहा है। विवाह से पहले लड़की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी कर लेगी, सक्षम बनेगी, यह सोच अभी कोसों दूर है। कुछ धनिक परिवारों में लड़कियों को दूसरे कारण से पढ़ाया जाने लगा है। पढ़े लिखे अच्छी नौकरी वाले लड़के अब बिना पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना पसंद नहीं करते हैं। कौतिक नामक एक धनिक गांव में है। उसकी बड़ी लड़की सिर्फ दूसरी कक्षा तक पढ़ी है, दिखने में अच्छी है। कौतिक चाहता है कि अच्छी नौकरी वाला पढ़ा लिखा दामाद उसे मिले। कई रिश्ते भी आए, परंतु बात पक्की न हो रही थी। लड़की सुंदर है, पिता धनवान है, परंतु फिर भी मन चाहा दामाद मिलने में दिक्कत है, पढ़ाई की समस्या। अब कौतिक अपनी दूसरी बेटी की शिक्षा की ओर ध्यान देने लगा है। गांव की पंचायत की कार्य पद्धति के क्या कहने। आपसी मनमुटाव दुश्मनी के चलते चुने गए सरपंच साहब अधिकतर अंगूठा छाप ही होते हैं। सरपंच बनते ही उनकी शान बढ़ जाती है। वे मूछों पर ताव देते हुए गांव में घूमते हैं। ग्राम पंचायत की कार्य पद्धति को समझने की उनकी न ही औकात होती है और न ही इच्छा। पंचायत का चपरासी ग्राम सेवक की मदद से व्यवस्थापन देखता है। अतः ग्राम सेवक बड़ा खुश रहता है, क्योंकि चपरासी महोदय की वजह से काम का झंझट नहीं और सरपंच की किटकिट भी नहीं। मेरे गांव का वातावरण धार्मिक है। गांव में प्रतिवर्ष एक हफ्ते भर के कीर्तन का आयोजन अवश्य होता है, जिसे मैं बचपन से देखता चला आया हूँ। प्रतिदिन अलग अलग कीर्तनकार आते हैं। मासिक 11 के दिन भजन का आयोजन भी होता है। कहते हैं कि भजन सुनने से, गाने से पुण्य प्राप्त होता है। इस बात पर बचपन में मेरा दृढ़ विश्वास था। भजनियों के प्रति मेरे मन में नितांत आदर की भावना बसती थी। समय के साथ मेरे भ्रम का गुब्बारा फूट गया। मेरे ध्यान में यह बात धीरे धीरे आने लगी कि भजन करने के साथ साथ मनुष्य का आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। यह बड़ा ही कठिन व्रत है। मैंने देखा और जाना कि कीर्तनकार, भजन करने वाले लोग भी झूठ बोलने वाले, जुआ खेलने वाले सामान्य लोग ही हैं। फसल कटाई का मौसम खूब अच्छा लगता है। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त।
अनोखी भागदौड़, किसी के पास बात करने की भी फुर्सत नहीं। सारा काम निपट जाने पर सारा गांव फिर से सुस्त सा हो जाता है, किसी जुगाली करती गाय जैसा थका थका सा। इस मौसम के तुरंत बाद नदी पार वाले गांव माही जी में मेला लगता है। वहां देवी माता का मंदिर है। मेरे गांव वालों के लिए यह मेला सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। करीब 8 दिनों तक मेले का आयोजन रहता है। मेले में कंघी, बिंदी, रिबन आदि से लेकर गृहस्थी में उपयोग में आने वाली वस्तुओं तक सब कुछ मिलता है। वहां की जलेबी खूब स्वादिष्ट होती है। बचपन में मैं रोज रोज मेले में जाया करता था। मेले के दौरान सभी के घरों में मेहमान आया करते हैं मेला देखने के लिए। मेले में रात्रि के समय रोज नौटंकी का नाच होता है। आसपास के 10 गांव से लोग छकड़े से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से वहां बड़ी तादाद में तमाशा देखने अवश्य आते हैं। मैंने भी छिपते छिपाते कई बार इसे देखा है। गांव खेड़ों में मनाए जाने वाले त्योहारों का संबंध लोगों के सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। आज जीवन की गति तेज हो गई है, शहरों में त्योहारों का रूप भी बदल गया है, परंतु गांव कस्बों में आज भी वही पुराना माहौल है। हमारा त्योहार गांव की सांस है, वही उनका भाव विश्व है। मेरे गांव में आज भी आखा तीज, पोला, दशहरा, कानबाई, गौराई, दिवाली आदि त्योहार पारंपरिक पद्धति से बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। मुझे सबसे अधिक आकर्षण था पोला यानी बैल पूजन के त्योहार का। उस दिन सभी लोग अपने बैलों को नदी पर ले जाकर नहलाते हैं, उन्हें खूब सजाते हैं। हम बच्चे अपने बैलों के सींगों को, बदन को आकर्षक रंगों से रंगते थे। बैलों के सींगों में रंग बिरंगे फुंदने लटकाते थे, गले में घुंघरुओं की माला पहनाते थे और फिर बच्चों के साथ बैलों का जुलूस सारे गांव में घूमता था। मेरे घर में बड़े बैल कभी थे ही नहीं। मैं इधर उधर कोशिश करता और अंत में अपने बाड़े में बंधे छोटे बछड़े को ही सजाता संवारता और जुलूस में ले जाता। गांव के मंदिरों में हम जाते और भगवान के दर्शन करके नारियल फोड़ते, प्रसाद चढ़ाते। उस दिन सभी के घरों से मीठी रोटी की सुगंध आती है। शाम को दिया बत्ती जलने से पहले बैलों की लंबी दौड़ का आयोजन होता था। जिसका बैल सबसे आगे निकल जाता उसकी शान बढ़ जाती। अंत में बैलों का रैला गांव की प्रत्येक देहली पर आरती स्वीकारता, मीठी रोटी खाता और हर एक बच्चा अपना बैल लेकर खुशी खुशी घर लौटता। उसके बाद आता था दशहरे का त्योहार। उस दिन सारे पशुधन को नहलाया धुलाया जाता था सुबह के समय। फिर अपने अपने वाहन यानी साइकिल, मोटरसाइकिल आदि को धोया जाता, चमकाया जाता। घर के आंगन को लीप पोत कर उसमें रंगोली सजाई जाती थी। इसके बाद सभी खेतों पर काम करने निकल जाते। उस दिन शाम को गहमा गहमी रहती थी। अपने अपने खेतों से महुए के तुर्रे, गन्ने के ठूंठ लाकर हनुमान जी और भगवान शंकर जी को चढ़ाए जाते थे। अच्छी फसल के लिए प्रार्थना होती थी। अपने से उम्र में बड़े सयाने लोगों को कचनार के पत्ते हाथों में देकर उनके चरण स्पर्श करने का रिवाज है। इसे सोना देना कहते हैं। सभी बड़े लोग हम बच्चों को गुड़ की डली अथवा पिपरमिंट की गोलियां देते थे। हम इतने शैतान थे कि जिस घर में गोलियां मिलती थी वहां बार बार सोना देने पहुंच जाते थे। अंत में बैलगाड़ी में बैठकर गांव के बाहर जाते सीमोल्लंघन के लिए। इस सैर में बड़ा मजा आता था। इसके बाद कानबाई गौराई का त्योहार आता था। कानबाई यानी माता पार्वती का रूप माना जाता है। कानबाई की प्रतिष्ठापना किसी एक घर में की जाती है, परंतु गौराई की छोटी मूर्ति जो कि मिट्टी की होती है हर घर में स्थापित की जाती है। लड़कियां संध्या समय उनके सामने लकड़ी की डांडिया लेकर नाचती और आरती करती हैं, गौराई के गीत गाती हैं। अंत में प्रसाद बांटा जाता है। रोज नया प्रसाद रखा जाता है। हम लड़के भी प्रसाद की लालच में वही मंडराते रहते। कुछ दिनों बाद कानबाई गौराई की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के जुलूस में 2 लड़कियों को राधा और कृष्ण की तरह सजाया जाता था। ग्रीष्म ऋतु में आता है त्योहार आखा तीज का। खान देश में यह सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस त्योहार में सभी विवाहित कन्याएं मायके आती हैं। घर में कोई पुरुष जन यदि किसी कारणवश बाहरी गांव में है, वे भी लौट आते हैं। इस त्योहार के दिन सारा वातावरण बड़ा ही उल्लासित रहता है। सभी के घरों में मीठी रोटी पकवान बनते हैं। इसी दिन से कामगार लोगों का, खेतीहरों का नया वर्ष आरंभ हो जाता है। सभी के आंगन में झूले लगते हैं। मायके आई लड़कियां उन पर बैठकर पारंपरिक गीत गाती हैं। मुझे याद है कि हम सारे दोस्त इस त्योहार के दिन सारा समय ताश खेलने में बिताया करते थे। फिर आता है गणेश जी का उत्सव त्योहार। हमारे संपूर्ण गांव में सिर्फ एक ही गणेश मूर्ति की स्थापना की जाती है। सभी परिवारों से जो चंदा इकट्ठा होता था उसे इस उत्सव में खर्च किया जाता था। गणेश जी की झांकी सजती थी। रोज सुबह शाम आरती भी होती।
यह त्योहार 7 दिनों तक चलता था। आसपास के किसी गांव से एक दिन नाटक मंडल को आमंत्रित कर नाटक खेला जाता था। कभी कभार गांव के उत्साही गुणी कलाकारों का नाटक भी रखा जाता था। इन नाटकों में स्त्री का पार्ट भी जो लड़का करे उसे आगे कई दिनों तक हम सब उसी नाम से पुकारते थे, चिढ़ाया करते थे। त्योहार के दौरान एक दिन भजन, एक दिन कीर्तन रखा जाता था। बाकी बचे दिनों में सिनेमा दिखाया जाता था। 7 दिनों के बाजे गाजे के साथ बड़ी धूमधाम से पार के पास बने बड़े कुएं में गणेश जी का विसर्जन किया जाता था। बचपन में एक दिन मैंने गणेश जी की एक मूर्ति खुद बनाई थी, मिट्टी के लौंधे से। उसे विविध रंगों से रंगा, सजाया और घर के एक आले में रखकर मैं रोज उसका पूजन और आरती करने लगा। धीरे धीरे घर के सभी लोग उसमें शामिल होते गए। अगले वर्ष मुझे मूर्ति बनानी नहीं पड़ी। पिताजी खुद ही बाजार से नई मूर्ति खरीद लाए और एक नई परंपरा शुरू हो गई जो आज भी चल रही है। दिवाली का आनंद उस वर्ष की फसल पर निर्भर करता है। जिसकी खेती में अच्छी फसल आ जाती थी वह परिवार खुशी से त्योहार मनाता था। उस घर में पटाखे अधिक मात्रा में आते थे। वे बच्चे पटाखों का खूब आनंद लेते। जिन घरों में हालत खस्ता होती थी वहां के बच्चे अनमने भाव से दूसरों का आनंद अपने घरों से देखते। त्योहारों के अलावा मेरे गांव में मनोरंजन के दूसरे भी कई साधन थे। समय समय पर मदारी बाजीगर अपने खेल दिखाने आते थे। नाटक कंपनियां भी कभी कभी नाटक खेलने आती रहीं। मनोरंजन का एक भी मौका हम बच्चे कदापि न छोड़ते थे। गांव में होने वाले मंगनी, विवाह आदि समारोह को गांव के सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। किसी भी घर में इस समारोह के 8 दिन पहले से इसी विषय को लेकर आपसी बातचीत का रुख रहता था सारे गांव में। समारोह के 8 दिन बाद भी वही चर्चा लगातार चलती रहती। इसका बड़ा मजेदार असर यह रहता था कि गांव में किसका विवाह पक्का हो गया है, किसका विवाह कुछ कारणों से अटका पड़ा है, किस घर में आपसी मतभेदों के चलते लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किस परिवार की सास बहू के बीच तू तू मैं का वाक युद्ध चल रहा है, आदि बातें सारे गांव को पता चल जाती। कोई भी बात छिपना छिपाना असंभव था। फिर बड़े पार पर, पनघट पर, चौपाल पर इन्हीं मुद्दों पर धीमी आवाज में निरंतर चर्चे चलते रहते। मुझे याद है कि मेरे बचपन में हमारे गांव में एक भगत रहा करता था। कहते हैं कि उसके शरीर में देव संचार करते थे। उसके शरीर में इस संचार के हो जाने पर वह गोल गोल घूमने लगता था। कार्तिक मास में इस प्रकार के संचार एवं घूमने का उत्सव 7 दिनों तक चलता था। इन 7 दिनों के दौरान भगत के घर के सामने एक लंबी लकड़ी रखी होती थी, जिसके एक सिरे पर अनेक रंगों के कपड़ों के टुकड़े लिपटे रहते, दूसरे सिरे पर मोर पंखों का गुच्छा और लाल कपड़े का 2 तिकोना झंडा बंधा रहता था। उत्सव की प्रत्येक शाम को भगत के शरीर में देव संचार करते थे और भगत जोर जोर से चीखता हुआ गोल गोल नाचने लगता। किन्हीं खास वाद्यों के ताल पर और खास गीतों की तर्ज पर उसका नाचना चलता था। फिर गांव के लोग किसी मरीज को उसके सामने ले आते। भगत बुदबुदाते हुए किसी मंत्र को पढ़ता और मरीज के माथे पर भभूत लगाता और मोर पंखों के गुच्छे से उसे स्पर्श करता। यदि गांव में किसी के घर चोरी हुई होगी तब वह किस्मत का मारा भगत की शरण में अपनी फरियाद रखता। भगत फिर मंत्रों को पढ़ता और चोर का अता पता अंदाजे से बयान करता। 7 दिनों तक यही सारी हरकतें होती रहती। 7वें दिन गांव में जुलूस निकलता, एक बकरे को बलि चढ़ाया जाता और उसे पकाकर दावत दी जाती। फिर उत्सव समाप्त हो जाता। भगत की वजह से समस्याओं के निवारण के एक दो किस्सों की चर्चा गांव में कई दिनों तक चलती रहती। भगत के शरीर में संचार करने वाले देव का नाम था चांग्या पांग्या। गांव छूट जाने पर मैंने अपने जीवन में भगवान का यह नाम चांग्या पांग्या आगे कभी नहीं सुना। मेरे ननिहाल में भी एक स्थान पीर बाबा का था जिसे बाबा देव कहा जाता था। प्रत्येक इतवार को वहां एक भगतिन की देह में देव यानी बाबा देव संचार करते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर भगतिन के पास आते। बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, मोटर आदि वाहनों से लोग वहां आते थे। भीड़ जमा हो जाती थी। मेरी दूर की रिश्तेदार एक नानी को जो बहुत बीमार थी भगतिन के सामने रखा गया। भगतिन ने आश्वासन दिया कि बीमार नानी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, परंतु नानी 1 हफ्ते में ही चल बसी। तब से मेरा ऐसी बातों पर से विश्वास ही उठ गया। डॉक्टरी पेशे के लिए मेरा गांव एक वरदान है। यदि किसी डॉक्टर का दवाखाना किसी दूसरी जगह पर न चलता हो तो वह मेरे गांव में आ जाए, उसका व्यवसाय जमकर चलेगा। खास बात तो यह भी कि आपके पास डॉक्टरी की डिग्री होना भी यहाँ आवश्यक नहीं है। यदि किसी डॉक्टर के पास आपने कंपाउंड्री की है तब भी काम बन जाएगा। लोगों की समझ सीमित है। एक डॉक्टर साहब सलाइन लगाने में माहिर थे। तुरंत गांव वालों ने उनका नाम सलाइन वाला डॉक्टर रख दिया। मेरे गांव में आने से पहले किसी भी डॉक्टर की माली हालत कितनी ही खस्ता क्यों न रही हो, मेरे गांव में आने के बाद वह शर्तिया माला माल हो जाएगी।
आसपास के 5 मील के परिसर में बसा मेरा गांव सभी से अलग थलग है। अच्छे कामों की बात तो कोसों दूर, बुरे कारनामों में भी उसका कहीं कोई नाम नहीं। यानी गांव का यह समभाव अर्थात स्वभाव यहां बसे हर नागरिक के व्यक्तित्व में पूर्णतया मिल गया है। आज का वीडियो पूरा हुआ। माँ मैं कलेक्टर बन गया भाग 2, जिसमें हम जानेंगे कलेक्टर राजेश पाटिल के बचपन के बारे में, जिसे लेकर हम जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खासकर युवाओं को, जिससे वे सभी युवा वर्ग राजेश पाटिल जी के जीवन से प्रेरणा ले सके। अब आप कहेंगे कि हमें शेयर करने की कहाँ जरूरत है, ये यूट्यूब का काम है। लेकिन यूट्यूब सभी तक वीडियो नहीं पहुंचा पाता, हर तरह के वीडियो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाते। तो अगर आप इसे शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी का जीवन बदल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।